Hello guys, this is N.K. Yadav. Today we are going to study about time and tense. देखो आज हम पढ़ेंगे टाइम और टेंस. टाइम मतलब समय, टेंस मतलब काम. देखो ट्रेडिशनल इंग्लिश में हम पढ़ते आए हैं. शर्त यह है कि आप पेन और कॉपी ले लो साथ में, जो भी मैं बोलो लिखते जाना. कि हम पढ़ते आए कि ट्रेडिशनल जो अंग्रेजी है उसमें टेंस कितने प्रकार के होते हैं. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंसेस. कितने प्रकार के टेंस है? 3 प्रकार के हमने पढ़े हैं टेंस. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. 3 प्रकार के टेंस हमने पढ़े. और टाइम भी हमने 3 प्रकार का पढ़ा है. टाइम भी कितने प्रकार का पढ़ा है? 3 प्रकार का. प्रेजेंट टेंस के लिए प्रेजेंट टाइम, पास्ट टेंस के लिए पास्ट टाइम और फ्यूचर के लिए फ्यूचर टाइम. लेट अस सी. अब देखते हैं हम कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में और ये जो प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर टाइम में क्या डिफरेंस है. आप देखो कि जो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है, इनके लिए फॉर्म्स काम आती है, वर्ब की फॉर्म्स. जैसे अपन टेंस में जैसे बात करें प्रेजेंट टेंस की. प्रेजेंट टेंस में कौन सी फॉर्म? गो. ये जो गो वर्ब है इसकी प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं. तो प्रेजेंट में गो की कौन सी फॉर्म काम में आएगी? फर्स्ट फॉर्म, मतलब गो. प्रेजेंट टेंस है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म काम आ रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ध्यान देना. फिर पास्ट टेंस है. पास्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में आ रही है? वर्ब की सेकंड फॉर्म. गो की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म. फ्यूचर टेंस, इसमें कौन सी फॉर्म काम में आएगी? बताओ. प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म और पास्ट में सेकंड फॉर्म. तो फ्यूचर में थर्ड फॉर्म काम आएगी. गॉन नहीं, क्या काम आएगी? गो. तो फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होगा? अर्थात पहला कंसेप्ट यही रद्द हो जाता है कि फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि फ्यूचर के लिए वर्ब की कोई फॉर्म बनी ही नहीं. विल शैल के साथ अपन क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. करते ही नहीं करते. दूसरा उदाहरण देखो, दूसरा एग्जांपल देखो आप. इसके अलावा दूसरा एग्जांपल, जैसे he is going to tomorrow. अब इसमें देखो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. मतलब टेंस कौन सा है? प्रेजेंट का. लेकिन टाइम क्या है? टाइम क्या है? फ्यूचर का. टाइम क्या है? फ्यूचर का. इस सेंटेंस का अगर हम हिंदी अनुवाद करेंगे, ही इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, वह कल दिल्ली जाएगा. कल दिल्ली जाएगा मतलब फ्यूचर जो टाइम है वो एक तरह से फ्यूचर टेंस को ही रिप्रेजेंट करता है. फ्यूचर नाम का अलग से कोई टेंस नहीं होता. फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता. इसके अलावा एक और उदाहरण देखो आप. इस वाक्य में देखो, द सन राइजेज इन द ईस्ट. कौन सा टेंस है? ऐसे यस लगा है, इसका मतलब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है.
टेंस कौन सा है? प्रेजेंट। लेकिन इस वाक्य में आप ये बताओ टाइम कौन सा है? अगर इस वाक्य में टाइम की बात करी जाए तो प्रेजेंट के अनुसार प्रेजेंट टाइम है। कौन सा टाइम है? प्रेजेंट टाइम है। लेकिन हिंदी अनुवाद देखो इसका, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य ईस्ट यानी पूर्व में। कहां उदय होता है? पूर्व में। लेकिन कल क्या ये पूर्व में उदय नहीं होगा? द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये कल भी पूर्व में उदय होगा और बीते हुए कल में ये पूर्व में उदय हुआ था, अर्थात इसमें पास्ट टाइम भी है और इसमें फ्यूचर टाइम। कंसेप्ट समझ में आया कि टाइम और टेंस दोनों अलग अलग है, ये अलग है और ये अलग है। अब टेंस क्या होता है? टेंस होता है कि किसी भी वाक्य में जो वर्ब होती है उसका टाइम के साथ जो रिलेशन बिठाता है, टेंस इज विच दैट मेक्स रिलेशन बिटवीन वर्ब एंड टाइम। टाइम और वर्ब के बीच में जो रिलेशन स्थापित करता है उसे हम क्या कहते हैं? टेंस। और टेंस मॉडर्न इंग्लिश में कितने टेंस है? केवल 2। कितने हैं? 2 ही टेंस है। फ्यूचर केवल टाइम को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया? हैव यू गॉट दिस? अब देखो आगे, ये समझ में आया तो टेंस देखो। लेकिन जैसा कि 10th और 12th के बच्चे भी इसमें शामिल हैं, हम ट्रेडिशनल तरीके से अंग्रेजी पढ़ेंगे, अर्थात टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके। कितने पार्ट में डिवाइड करके? 3 पार्ट में डिवाइड करके। तो टेंस कितने प्रकार के? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लिखते रहना, ये टेबल बना लेना। अब जो ये 3 टेंस हो गए, हालांकि टेंस मॉडर्न इंग्लिश में गिना नहीं जाता, लेकिन फिर भी आप देख लेना। अब इन प्रत्येक टेंसेस की 4-4 सब डिविजन हैं। चारों के नाम सेम है। फर्स्ट सिंपल या इंडेफिनिट, सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। सेकंड नंबर है कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। थर्ड है परफेक्ट टेंस और फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो मुख्य रूप से ये 3 टेंस हुए। अब तीनों के 4-4 भाग हैं, प्रेजेंट के भी 4, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4। तो कुल मिला 4, 4, 8 और 4, 12। तो टोटल कितने हुए? 12 टेंस। इनसे पहले ये जोड़ देंगे तो ये इसके हो जाएंगे, ये जोड़ देंगे तो इसके, और ये जोड़ देंगे तो इसकी। कितने टेंस हुए टोटल? 12। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको उतार लो। उतार दिया। अब आगे देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो मैंने अभी आपको बताया कि टोटल टेंस कितने में? 12। अब 12 टेंस में से इस टेंस को पहचानना मुश्किल है, इसलिए सबसे पहले इस टेंस की अपन लिखेंगे पहचान। लिखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे?
लिखो कि यदि किसी हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, लिखो यदि किसी हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ये यदि किसी हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ये तो क्या हो गई इसकी पहचान। अब समझो कैसे, जैसे वह उपन्यास पढ़ता है। इस वाक्य को देखो, वह उपन्यास पढ़ता है। अब पढ़ना क्या है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जिस हिंदी शब्द के अंत में ना आए, छोड़ के ना को, तो वो क्या होती है क्रिया। तो यहाँ पे पढ़ना क्या है क्रिया। मैंने बताया कि हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में अगर ये शब्द आए तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो पढ़ना है, इसके अंत में ता है। देखो देखो बच्चों ध्यान से कि क्या है अंत में ता है, और इसमें देखो कहां है ता है। जैसे वह हॉकी खेलती है, ती है, आया। अब याद करो, मैंने आपको किसी भी हिंदी सेंटेंस का अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का एक सिंपल स्ट्रक्चर बताया था। क्या था वो? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर। ये बताया था कि सब्जेक्ट मिल गया, वाक्य की शुरुआत में होता है। ये दोनों क्या है? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब ये वाक्य में नहीं होती, ये किसकी तरफ से लगती है? टेंस की तरफ से। हेल्पिंग वर्ब किसकी तरफ से लगती है? टेंस की तरफ से। हेल्पिंग वर्ब मैंने एक वर्ब वाला वीडियो डाल रखा है, उसमें बता रखा है कि हेल्पिंग वर्ब जिसे क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया डाला था, उसमें देख लेना इसकी पूरी डिटेल। तो हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग लिखते हैं। वर्ब मिली गई, इसमें खेलना है, इसमें पढ़ना। ऑब्जेक्ट कर्ता जिस कार्य को करता है, इसमें उपन्यास पढ़ता है, इसमें हॉकी खेलती है। तो ये दोनों क्या है? ऑब्जेक्ट। और शेष जो वाक्य में बच जाता है, यानी मैंने पढ़ाया था एडजंक्ट, JUNCT, एडजंक्ट। इसको ये भी स्पोका वाले टॉपिक में याद करके देख लेना। एडजंक्ट या एडवर्बियल फ्रेज भी बोलते हैं उसको। अब देखो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की हमें चाहिए, इस टेंस की हमें क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। इतना समझ गए? आगे देखो, लेट्स सी। ये तो हो गई पहचान। अब इसके बाद में हमें चाहिए इसकी हेल्पिंग वर्ब। देखो हेल्पिंग वर्ब इसकी दो है, डू और डच। एक है डू और एक डच। अब दो है तो कर्ता एक होता है, कौन से कर्ता के साथ? डू का। कौन से कर्ता के साथ? डच का। अभी लिखो आई वे, प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन।
आई भी ध्यान रखना, आई वह प्लूरल कर्ता के साथ, आई व बहुवचन कर्ता के साथ डू का तथा एक वचन मतलब सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। एक वचन कर्ता के साथ किसका यूज होगा? डज का। डज का यूज होता है। अब आपको कोई पूछ ले कि आई एक वचन है कि बहुवचन, ध्यान दो। अगर आपसे कोई पूछे कि आई एक वचन है कि बहुवचन, तो हमेशा आई क्या है? सिंगुलर। क्या बताना है? सिंगुलर। लेकिन टेंसेज में इसके आई के साथ किसका यूज होता है? प्लूरल HV का, बहुवचन की सहायक क्रिया का। अब आगे देखो, ये तो हो गया डू और डज का यूज। अब कौन से एक वचन है, कौन से बहुवचन है, तो ये एक थोड़ा नजर डालो आप कि आई वी यू और दे, ये तो क्या है? और ही सी इट और किसी का नाम, ये क्या है? सिंगुलर। ये ध्यान दे देना, आई वी यू दे ये तो बहुवचन है, और ही सी इट और किसी का नाम ये क्या है? सिंगुलर है। समझ में आया? अब आगे देखो, ये सहायक क्रिया हो गई डू और डज, पहचान हो गई। अब इसके बाद में मिटा दूं, उतार लेना इसका मेन वर्ब, कि मेन वर्ब की कौन सी यूज होती है इसमें। मेन वर्ब वर्ब वाले टॉपिक में मैंने पढ़ाया था कि मेन वर्ब क्या होती है, जो टेंस निर्माण में काम में आती है, जिनके अंत में ना होता है, जिनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ तक फॉर्म्स होती हैं, वो क्या होती हैं? मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। मैंने बताया था आपको कि फॉर्म याद कर लेना, जैसे गो, वेंट, गोन, तीन फॉर्म हो गई, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका यूज होता है। ठीक है। अब आगे इसमें आप एक विशेष नोट लिखो, इस टेंस में एक विशेष नोट लिखो। विशेष नोट क्या है वो देखो, कि इस टेंस के डिक्लेरेटिव नहीं, सॉरी, पॉजिटिव या अफर्मेटिव, पॉजिटिव या अफर्मेटिव। देखो, इस टेंस के पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, नहीं समझे? मतलब सकारात्मक वाक्य, मतलब सकारात्मक वाक्य। इस टेंस के पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया का यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। लिखो कि इस टेंस के पॉजिटिव अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता, यूज नहीं होता। अब जब सहायक क्रिया का यूज नहीं होता तो उसके स्थान पे क्या होता है? देखो, उसके स्थान पर, आगे देखो, उसके स्थान पर
इफ यदि सब्जेक्ट बोले तो कर्ता, यदि कर्ता सिंगुलर हो, कर्ता क्या हो? सिंगुलर, मतलब एक वचन, समझ गए ना? उसके स्थान पर यदि कर्ता एक वचन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के, ये चीज में ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के क्या लगाते हैं? एस, ईएस या आईएस। मोस्ट इंपोर्टेंट, इस टेंस के सकारात्मक वाक्य में सहायक क्रिया का यूज नहीं होता। उसके स्थान पर यदि कर्ता, ये ध्यान रखना, कब लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एस, ईएस या आईएस। किसके लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एस, ईएस या आईएस। कब लगाएंगे? जब कर्ता एक वचन होगा। जब कर्ता क्या होगा? एक वचन। और यदि इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, सब्जेक्ट क्या है? बहुवचन है। सब्जेक्ट अगर क्या है? बहुवचन है, तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। केवल क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक बार फिर से ध्यान दो कि इस टेंस के सकारात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया का यूज नहीं होता। इस टेंस के सकारात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया का यूज नहीं होता। उसके स्थान पर यदि कर्ता एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एस, ईएस, आईएस, लिख लो, एस, ईएस या आईएस लगाते हैं। और यदि कर्ता बहुवचन हो तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इज दैट क्लियर? लिख लिया? आगे चलते हैं। अब बात आती है एस, ईएस, आईएस। तीन चीजें हो गई, किसके एस लगाएंगे, किसके ईएस लगाएंगे, किसके आईएस लगाएंगे। अब देखो एक कंसेप्ट समझते हैं, समझ में आ रहा है? तो अब लिखो ईएस लगाने का ईएस लगाने का नियम। ईएस किसके लगाएंगे? ईएस लगाने का ईएस लगाने का देखो, यदि किसी स्पेलिंग के अंत में, यदि किसी स्पेलिंग के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस, एस एच ओ एक्स जेड, यदि किसी स्पेलिंग के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच ओ एक्स जेड हो तो इनके लगाते हैं ईएस। इनके क्या लगाते हैं? ईएस। लिख लो, यदि किसी स्पेलिंग के अंत में क्या हो? एस, डबल एस, सी एच, एस एच ओ एक्स जेड। उदाहरण देखो, जैसे वर्ब है गो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके क्या लगाएंगे? ओ है तो मतलब क्या लगाएंगे? ईएस, GOES। समझे? जैसे वर्ब है कम, COME, इनमें से कोई नहीं है तो क्या लगाएंगे? एस, COMES। क्यों? क्योंकि ES तो इनके लगता है जिनके अंत में ये हो। अभी IES का नियम भी बताएंगे। जैसे रस है, RUSH, CH है, डबल एस है, ओ है, एक्स है, जेड है, इन जो भी वर्ण अंत में आए उसके क्या लगेगा? ईएस। अब देखो आईएस लगाने का, आईएस कहां लगाते हैं? आईएस किन वर्ब्स के लगाते हैं? आईएस में क्या है? आईएस लगाने का नियम देखो कि जिन वर्ब्स के अंत में
वाई हो, क्या हो, वाई हो। जिन वर्ब्स के अंत में क्या हो, वाई हो, और वाई से पहले इफ, यदि कॉन्सोनेंट वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तब तो क्या लगाते हैं, वाई को हटाकर, तब तो क्या होगा, वाई को हटाकर आईएस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आईएस। ध्यान से देखो कि यदि किसी वर्ब के अंत में वाई हो, यदि किसी वर्ब के अंत में वाई हो और वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन, यानी कैसे लेकर गए ज्ञानी तक जो भी वर्ण हो, अर्थात कैसे लेकर गए ज्ञानी तक का कॉन्सेप्ट छोड़ो आप, ए टू जेड में, ए से जेड में ए ई आई ओ यू, इनको हटाकर जो भी वर्ण आए, जो भी लेटर हो, तो वाई को हटाकर क्या लगाते हैं, आईएस। नहीं समझे, अब देखो जैसे है CARRY, ये कैरी क्या है, वर्ब, कैरी यानी वहन करना, ढोना, ले जाना। अब अंत में मैंने बोला किसी स्पेलिंग के अंत में क्या हो, वाई है, वाई। इससे पहले क्या है, आर, इनमें से है नहीं, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट। तो मैंने कहा कि यदि किसी स्पेलिंग के अंत में वाई हो और वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाकर, वाई को क्या करेंगे, हटा देंगे, CARR। इसमें से वाई गया तो CARR बचा, वाई को हटाकर क्या जोड़ देंगे, IES। समझे, समझे। यदि किसी स्पेलिंग के अंत में वाई हो, वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाकर क्या जोड़ देते, IES। और यदि वाई से पहले क्या हो, वाई से पहले अगर इनमें से यानी वोवेल हो तो केवल एस लगाते हैं, ध्यान रखना। तब क्या लगाएंगे, केवल एस। तब ना तो ईएस लगाएंगे ना आईएस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एस। जैसे PLAY, प्ले यानी खेलना, वर्ब है, अंत में क्या रहा, वाई, लेकिन इससे पहले ए आया, ए, तो इसकी क्या जोड़ेंगे, एस, PLAYS। तो ये लिखो नियम कि यदि किसी स्पेलिंग के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो, तो वाई को हटाकर आईएस लगाते हैं, तो वाई को हटाकर आईएस लगाते हैं। और यदि वाई से पहले कोई स्वर हो यानी वावल साउंड हो, तो वाई को हटाते नहीं है, जबकि वाई के बाद में क्या लगा देते हैं, एस। वाई के बाद में एस लगा देते हैं। उतार लो, आगे देखो। अब है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें। इंग्लिश में टेंसेज में मुख्य रूप से 4 प्रकार के वाक्य चलते हैं। अब उनके आपको मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूं। सबसे पहला जो वाक्य है वो है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका फॉर्मूला हिंदी में देखो तो इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। देखो मैंने बताया था, अभी आप खुद ही बनाओगे कि इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा प्रेजेंट सिंपल में। मैंने बताया किसी भी सेंटेंस की अंग्रेजी बनाने के लिए सामान्य फॉर्मूला क्या होता है, ये पता है ना, सामान्य जो स्ट्रक्चर है ये होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से टेंस की बात कर रहे हैं अपन, प्रेजेंट सिंपल टेंस की। तो इसमें भी सबसे पहले तो क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब।
अभी देखो मैंने भी थोड़ी देर पहले लगाया कि इस टेंस का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको प्रेजेंट सिंपल भी बोल सकते हैं अपन, कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के सकारात्मक वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता, तो हम भी नहीं करेंगे, कोई हेल्पिंग वर्ब यहां नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि अभी मैंने लिखा है विशेष नोट में कि इस टेंस के सकारात्मक यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में या पॉजिटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का यूज नहीं होता है, तो हम यहां नहीं करेंगे। उसके स्थान पे क्या होता है? अभी मैं बताया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में सहायक क्रिया का यूज नहीं होता, कौन से सेंटेंस में? सकारात्मक वाक्य में। तो उसके स्थान पे क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एस, ईएस या आईएस लिखा है कि नहीं लिखा है? कि उसके स्थान पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एस, ईएस या आईएस लगाते हैं। वर्ब हो गई, इसका यूज करते नहीं, इसका काम हो गया, बच्चे ये दोनों तो आगे लिख देंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। समझे कि नहीं समझे? ये किसका सूत्र हो गया? प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आगे देखो, दूसरे नंबर का जो सेंटेंस है वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है? नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य मैंने पढ़ाया था, पहला ही जो वीडियो था मेरा वो था सेंटेंस एंड देयर काइंड्स, सेंटेंस एंड देयर काइंड्स। अब जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें क्या आता है? नोट। किसका यूज होता है? नोट का। तो वही सामान्य स्ट्रक्चर क्या था? देखो फिर से देखो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये सामान्य है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैन वर्ब कौन सी यूज होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। इसमें तो हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, नेगेटिव में होगा तो हेल्पिंग वर्ब। ये ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नोट का यूज होता है। प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब आई, वर्ब की कौन सी फॉर्म इस टेंस में? फर्स्ट फॉर्म। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ओके, अब आगे देखो, प्रश्नवाचक वाक्य में तीसरे नंबर का जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव, INTERRO, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका सूत्र क्या है? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। नहीं समझ में आया हो प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों लगा रहे हैं? चौथे नंबर पे देखो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव आ गया तो नोट आएगा, और नोट किसके साथ आएगा? हेल्पिंग वर्ब के। हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, क्वेश्चन मार्क। अब आप इनको उतारो, फिर आगे देखते हैं। देख लिया? अब आगे देखो, अब हम सकारात्मक वाक्य का एक वाक्य बनाते हैं। देखो, जैसे वह हॉकी खेलता है, अभी देखो वह हॉकी खेलता है, लास्ट में क्या है? ता है। ता है का मतलब आप समझ गए कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, लेकिन कौन सा है? अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है या फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। देखो मैंने बताया अफर्मेटिव में किसी कार्य के होने का पता चलता है, तो ये साधारण सी बात है कि ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। अभी मैंने पॉजिटिव सेंटेंस की आपको क्या लिखा है? फॉर्मूले लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, ईएस, आईएस प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस अदर, ये लिखा है। अब इसके अकॉर्डिंग पहचानो। सबसे पहले इसमें देखो कि सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, वह है। फिर वर्ब कौन है, खेलना, ये हो गई वर्ब और ये हो गया सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। किसको खेलता है, हॉकी को। ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए अपन क्या करेंगे कि कर्ता क्रिया को कर्ता से क्या से मिलाकर प्रश्न करेंगे कि वह क्या खेलता है, जो उत्तर है वो ऑब्जेक्ट होता है। वह क्या खेलता है, हॉकी, हॉकी क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब इनकी अंग्रेजी, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ये लड़का है तो ही, अगर लड़की होती तो सी, सब्जेक्ट हो गया ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, प्ले। अब देखो एस ई एस आई एस, ये लगाएंगे, एस लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, आई एस। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, मैं हॉकी खेलता हूं, कर्ता जब बहुवचन, देखो टेंसेज में आई क्या होता है, बहुवचन। तो यहां पे आई प्ले। मैंने विशेष नोट में लिखवाया था कि यदि कर्ता एक वचन हो, यदि कर्ता क्या हो एक वचन, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की ये लगाएंगे, और यदि कर्ता बहुवचन हो तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। लिखवाया कि नहीं लिखवाया, इसलिए इसमें तो एस ई एस आई एस लगेगा, लेकिन इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसके देखो अंत में वाई है, लेकिन वाई से पहले ए है, इससे क्या लगेगा एस। ही प्लेज, क्या बच गया हॉकी। ही प्लेज हॉकी। अब मैं हॉकी खेलता हूं, आई प्ले हॉकी, इसमें केवल प्ले आएगा क्योंकि ये बहुवचन में माना जाता है। अब मैं आपको कुछ इसके आधार पे कुछ वाक्य देता हूं, उसको आप आराम से बना सकते हो। जैसे वह पेड़ काटता है, वह उपन्यास पढ़ती है। जैसे दो वाक्य हैं, वह पेड़ काटता है और वह उपन्यास पढ़ती है। अब इसके आधार पे आप बनाओ, जल्दी बनाओ। आप कोशिश करो कि वह पेड़ काटता है। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो क्या हो गया ही। ध्यान देना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काटना, कट, तो कट्स पेड़। अब पेड़ ट्री, ही कट्स ट्री। अब इसमें पढ़ती है तो सी, पढ़ना, रीड, उपन्यास को होते हैं नॉवल। अब आपने बता दिया कि कितने पेड़ काटता है, वह पेड़ काटता है, इसमें दर्शा नहीं रहा तो ये काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल है। उपन्यास पढ़ती है, जैसे इसके अकॉर्डिंग अपन कई क्या करते हैं, जैसे अपन ने लगा दिया ही कट्स ए ट्री, वह एक पेड़ काटता है, ही रीड्स, सी रीड्स ए नॉवेल। अब बताओ क्या ये वाक्य सही, ये वाक्य सही है, बताओ नहीं, ये वाक्य बिल्कुल गलत है। जैसे आपने बनाया भाई, इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है कि वह पेड़ काटता है, ही कट्स ए ट्री, वह पेड़ काटता है, वह एक पेड़ काटता है। सी रीड ए नॉवेल, सॉरी रीड नहीं आएगा, ऐसे सी रीड्स ए नॉवेल, कि वह एक उपन्यास पढ़ती है। लेकिन फिर भी ये वाक्य गलत है। क्यों गलत है? अब कई बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश में दे लगा देते हैं। लेकिन मैंने आर्टिकल का भी जो वीडियो डाला था उसमें बता रखा है कि जब तक आपको, आर्टिकल क्या होता है, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है,
कौन सा आर्टिकल होता है? डेफिनेट, यानी निश्चित। जब तक ये निश्चित नहीं हो जाए पेड़ और उपन्यास, तब तक दे का यूज नहीं कर सकते। तो दे भी यहाँ पे सरासर गलत है। तो फिर ये सही कैसे होगा? अब आप सोच रहे होंगे सर हम तो यही पढ़ते आए हैं कि वह पेड़ काटता है तो ही कट्स ट्री, वह उपन्यास पढ़ती है तो सी रीड्स नोवेल। तो ये सही क्यों होगा? ये अभी जानते हैं। देखो अभी जानते हैं अब हम। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो केवल 3 चीजों पे बेस्ड है, 3 गतिविधियों पे बेस्ड है। केवल 3 प्रकार की गतिविधियां इसमें शामिल है। पहली होती है हैबिचुअल ट्रूथ। इसको ट्रूथ न करके एक्शन बोलेंगे। हैबिचुअल एक्शन यानी आदत संबंधी कार्य। आदत संबंधी कार्य। दूसरा है परमानेंट और रेगुलर एक्शंस। परमानेंट यानी स्थायी और रेगुलर नियमित कार्य। स्थायी या नियमित कार्य। आप खुद देखोगे गलत है कि सही है। और जो तीसरा है वो है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब आप सब जानते हो सार्वभौमिक सत्य। देखो आदत संबंधी कार्य, स्थायी या नियमित कार्य, इसको ध्यान दे लेना। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो थिंग है ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन 3 कंडीशंस में यूज किया जाता है। हैबिचुअल एक्शन होना चाहिए, परमानेंट और रेगुलर एक्शन होना चाहिए, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप यूज करो तो गलत है। अब देखो वह पेड़ काटता है, ही कट्स ट्री, क्या ये हैबिचुअल एक्शन है? वह पेड़ काटता है, वह एक पेड़ काटता है। एक पेड़ काटना कहां से हैबिचुअल एक्शन हुआ? वह एक उपन्यास पढ़ती है, सी रीड्स ए नॉवेल, हैबिट है? या फिर परमानेंट या रेगुलर एक्शन है? नहीं। या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ है? यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड भले ही मत लगाओ, रिवॉल्व द सन। द अर्थ रिवॉल्व्स द सन। पृथ्वी सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाती है। राउंड लिख सकते हो बोले आप कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये सार्वभौमिक सभी मानते हैं। 2 and 2 makes 4। इसमें मेक भी सही है और मैक्स भी सही है। 2 और 2 4 होते हैं। आप न्यूजीलैंड चले जाओ 2 और 2 4 होते हैं। ऑस्ट्रेलिया चले जाओ 2 और 2 4 होते हैं। अमेरिका चले जाओ 2 और 2 4 होते हैं। तो ये किसी भी प्रकार से ना तो हैबिचुअल एक्शन है, ना ही परमानेंट या रेगुलर एक्शन है, और ना ही ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आप आज तक जो पढ़ते आ रहे थे वह पेड़ काटता ही कट्स ट्री, ये गलत है। अब आप सोच रहे सर इनको सही कैसे किया जाए? इनको सही भी करते हैं जो। इनको सही करने के लिए इनको परमानेंट या रेगुलर एक्शन बना देते हैं। जैसे कर देते ही कट्स
ट्रीज, इनका प्लूरल। वह पेड़ काटता है, मतलब उसका कार्य क्या है, पेड़ काटना, उसकी आदत क्या है, पेड़ काटना। ही कट्स ट्रीज, एक पेड़ नहीं काटता है, बहुत सारे पेड़ काटता है। सी रीड्स नॉवेल्स, सी रीड्स नॉवेल्स, वह उपन्यास पढ़ती है, उसकी आदत है उपन्यास पढ़ना, उसको उपन्यास अच्छे लगते हैं। अब आप सोचो सर ए और एन, इन दोनों का यूज करते हुए हम इनको अगर सही बनाना चाहें तो कैसे बनेंगे, उसका भी है, देखो वो भी करते हैं। उसके लिए क्या है, हम इनको यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं बना सकते। देखो यूनिवर्सल ट्रूथ जो प्राचीन काल से जो चला आ रहा है वही ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना आप क्रिएट कर सकते हो यूनिवर्सल ट्रूथ, लेकिन हम इनको हैबिचुअल एक्शन बना सकते हैं या फिर परमानेंट और रेगुलर एक्शन बना सकते हैं। कैसे, देखो ही कट्स ए ट्री डेली, वह रोजाना एक पेड़ काटता है। बोलो आदत हुई कि नहीं हुई, वह रोजाना एक पेड़ काटता है, तो ये उसकी क्या हो गई, आदत हो गई। वह उपन्यास पढ़ती है, सी रीड्स एन नोवेल वीकली, वह सप्ताह में एक उपन्यास पढ़ती है, तो आदत हुई एक सप्ताह में एक उपन्यास पढ़ना। तो आपके ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आया। आगे के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।